भाकरोटा में आज से 72 घंटे पहले एक त्रासदी हमने देखी थी। उस त्रासदी के अंदर सड़क के ऊपर हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसका अब जो कहते हैं कि इसके जो जिम्मेवारी है वो तय करने के लिए एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है और तीसरा चौथे पे लगा रहा है। आपने सुना होगा कि परमिट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा कि एक उदयपुर से निकली बस बिना परमिट के चल रही थी। इस परमिट के विषय में आपको बता दें कि परमिट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस बस के पास उदयपुर जयपुर रूट पे चलने की परमिशन नहीं थी, पर वो बस हो, ट्रक हो, कार हो, कोई भी हो, फर्क पड़ता है अगर वो सड़क पे चल रही है और उसके पास में फिटनेस नहीं है, वो चलने लायक है या नहीं है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी विषय पे आज बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं राजेश चौधरी जी। ये प्रेसिडेंट हैं परिवहन अधिकारी एसोसिएशन के राजस्थान के। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। साहब, पूरा देश परमिट 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 चिल्ला रहा है, हादसा हो जाता है, बड़ी त्रासदी हो गई है, लोगों की जान चली गई और सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। देखिए, एक परमिट एक आवश्यकता है जो एक पर्टिकुलर जो जनहित में जो चीज़ें होती है उसको देखते हुए एक वाहन को अनुज्ञा दी जाती है कि आप जो है जनहित में इसका संचालन करोगे, वो एक आवश्यकता है। और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एक्सीडेंट क्लेम देख लो या मान लो जैसे भी है, एक आवश्यकता है, वो होना भी चाहिए। लेकिन परमिट के अलावा जो भांकरोटा में जो त्रासदी हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। उसमें रोड इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है, यातायात व्यवस्था जुड़ी हुई है, हम लोगों में जो जन जागरूकता है वो जुड़ी हुई है, जो व्हीकल फिटनेस से जो बड़ा व्हीकल फिटनेस जैसा इशू है वो भी जुड़ा हुआ है। एक कंक्लूजन निकालें तो ये कह सकते हैं कि सभी तरीके के एस्पेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। तो सब लोग मिलकर इसको एक समेकित प्रयास के रूप में लेंगे तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। नहीं, पर आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहा। हम बात करते हैं परिवहन विभाग की। इस पूरे हादसे के अंदर क्या परिवहन विभाग किसी भी तरीके से जिम्मेदार है, और अगर नहीं है तो फिर वो फिटनेस का क्या है साहब? जो स्थिति क्या है राजस्थान की, फिटनेस को लेकर राजस्थान कर क्या रहा है? देखिए, हमारे जो सेक्रेटरी और परिवहन आयुक्त महोदय हैं सुचित त्यागी जी, उन्होंने जब से उन्होंने ज्वाइन किया है रोड एक्सीडेंट्स को बहुत ही सीरियसली लिया है और जहाँ भी हमारे कर्मचारियों की नेग्लिजेंस हुई है उन्होंने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। और फिटनेस की जहाँ तक बात आती है, हम लोगों ने बहुत ही माकूल कार्रवाई की है फिटनेस के लिए। जो गाड़ियाँ हमारे को अनफिट मिलती है उनकी जो बस बॉडी कोड या ट्रक बॉडी कोड के विपरीत जो इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है उनकी हम आरसी सस्पेंड करते हैं और उनको तब तक आरसी सस्पेंड करके रखते हैं जब तक कि वो इरेगुलरिटीज़ को अकॉर्डिंग टू बॉडी कोड ठीक नहीं करवा लेते। यहाँ पर्टिकुलर राजस्थान की बात नहीं करता मैं, पर्टिकुलर इस ऑफिस में लगभग हमने 400 रजिस्ट्रेशन ऐसे सस्पेंड किए हैं जिसमें 108 बसें हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं और परिवहन विभाग लगातार इस फिटनेस के इशू को लेकिन जैसा कि फिटनेस सेंटर्स का जो इशू अभी चल रहा है, काफ़ी आप लोग मीडिया में भी छापते रहते हैं, फिटनेस सेंटर्स पे अभी वो नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया है जो एक नियंत्रण एक मंशा जो एक्ट की मंशा है उसके अनुसार होना चाहिए। जो एटीएस जिस तरीके से प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स इक्विपमेंट के आधार पर जो स्थापित किए गए थे वो उन पर जो उनकी उपयोगिता उस तरीके से शामिल नहीं हो पाई है। इतना बड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा यही सवाल था अगला, इतना बड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद फिटनेस के लिए प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया। ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो प्राइवेट लोग सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं? वो सर्टिफिकेट पॉल्यूशन की तरह तो नहीं इशू कर दिए जा रहे? पॉल्यूशन से चौधरी जी किसी की जान नहीं जाएगी, पर फिटनेस से कईयों की जान चली जाती है। नहीं, आपका कहना सही है। और जिस तरीके से मीडिया में जो खबरें आई उसके बाद में विभाग ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है और राजस्थान के अंदर 85 फिटनेस सेंटर्स हैं, प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स हैं। आप जो बता रहे हैं वो इरेगुलरिटीज़ वास्तव में बहुत गंभीर है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी है। और परिवहन विभाग ने इन रेगुलरिटीज़ की जाँच करवाई पिछले दिनों में और लगभग 60 फिटनेस सेंटर्स को इरेगुलरिटीज़ के माध्यम से निलंबित किया गया है पिछले 2 साल में। तो सरकार सीरियस हो रही है इस बारे में, दंड का प्रावधान भी है, कुछ फिज़ा जो फिटनेस सेंटर्स के लिए बनाई गई है उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, उस पर भी विचार चल रहा है। क्या सरकार को आप लोग ये सुझाव, आप तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हो, आप सरकार को सुझाव क्यों नहीं देते कि उन फिटनेस सेंटर्स के अंदर सरकारी लोगों को भी शामिल रखा जाए जिससे एक पकड़ तो बनी रहे कम से कम? क्योंकि आरटीओ, चौधरी जी बुरा मत मानिएगा, आपका विभाग केवल और केवल घूसखोरी के लिए मशहूर है, इसके अलावा आपके विभाग के लिए कोई बात नहीं की जाती।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब ये प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स का कंसेप्ट आया था तो इसी आधार पे आया था। बहुत सारे कोर्ट में लिटिगेशंस हुए कि जो परिवहन निरीक्षक फिटनेस करते हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो उनके द्वारा की गई फिटनेस की कोई उपयोगिता नहीं होती, और उसी को बेस मानते हुए प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट आया। तो हम लोग कई बार डिमांड भी करते हैं, कहते भी हैं और आवश्यक भी है। जैसे अदर कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि उनका विजुअल इंस्पेक्शन एक अलग होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है, और टेक्निकल इंस्पेक्शन अलग होता है जो इक्विपमेंट की बात होती है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी इस बात पे कई बार अपना पक्ष रख चुके सरकार के सामने कि जो प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स हैं उनको इक्विपमेंटल इंस्पेक्शन का ही एक अधिकार होना चाहिए। बाकी जो विजुअल इंस्पेक्शन है और रेगुलर जो लॉज के अनुसार इंस्पेक्शन है वो हमारे सरकारी बॉडी करे तो उससे बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं। तो उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? अभी सरकार बेसिकली क्या है कि ऑटोमेटेड ATS जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एक्ट में प्रोविज़न कर दिया इन्होंने, तो ATS पे जा रही है। सरकार का ये मानना है कि ATS से इस तरीके की इरेगुलरिटी रुक जाएगी। ATS धीरे धीरे स्थापित भी हो रहे। राजस्थान में भी 2 ATS बने हैं, लेकिन जैसा कि खबरों से पता चल रहा है कि एक ATS दोनों ATS इसी तरीके से फिटनेस जारी कर रहे हैं जैसे पुराने प्राइवेट फिटनेस सेंटर जारी। तो अभी ATS की वो उपयोगिता नहीं हो पा रही है जैसे कि फुल प्रूफ सिस्टम की। हाँ, इसको फिट गाड़ी होगी तो ही फिटनेस देना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हम इस बात से सहमत नहीं हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल अवश्य होना चाहिए। ATS अगर एक्सीडेंट होता है तो ATS को जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती साहब? जो फिटनेस जिस अधिकारी ने इशू की है उसको जिम्मेदारी तो दी जा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लालसोट के अंदर एक्सीडेंट हुआ। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत सीरियसली लिया उसको, और वो गाड़ी ओवरलोड थी और उसमें हमारे 2 आदमियों को चार्जशीट दी और ये संदेश देने का प्रयास किया कि कोई भी किसी भी तरीके की इस तरीके की आप नेग्लिजेंसी रखोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरीके से नीमका थाना में आपने पिछले दिनों सुना होगा कि 3 पुलिसकर्मी एक ओवरलोड ट्रक के नीचे दब के मर गए थे। ये थोड़ा सा टेक्निकल लैक मान लो या कैसे भी मान लो कि ऐसे केसेस के अंदर उस वाहन की इस पॉइंट से जांच नहीं की जाती, उस घटना की इस पॉइंट से जांच नहीं की जाती कि ऐसी गाड़ी वास्तव में फिट थी कि नहीं थी, या फिट थी तो जब फिटनेस सेंटर ने फिटनेस दी उस टाइम ये फिट थी कि नहीं थी। इस बीच की जांच की जाए और फिर बाद में एक्शन लिया जाए तो हो सकता है इनके ऊपर नियंत्रण और जिम्मेदारी तय हो सकती है। जांच क्यों नहीं की जाती साहब? क्या पूरे कुएं में भांग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जांच अधिकारी में अभी तक जैसी बात आई है, जैसा मेरा अनुभव है, जांच अधिकारियों ने इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। हो सकता है कोई जो SOP बनी हुई है उसमें इस पॉइंट को नहीं लिया गया हो। बचाने का प्रयास किया जाता है? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो SOP बनी हुई है एक्सीडेंट, पहली नज़र में तो यही नज़र आ रहा है जब जांच ही नहीं की उस एंगल पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। हमने डिमांड करी है आने वाले टाइम में हो सकता है SOP में इसको शामिल किया जाए। सड़क पे एक गाड़ी बिना फिटनेस के दौड़ रही है, आधी झूली हुई है, और वो बस है स्लीपर की। आपको कई ऐसी बसें रास्ते में दिख जाएंगी। आपको दिख जाती है तो आप तो RC सस्पेंड करने का आजकल काम कर रहे हो, 400 से ज़्यादा आप कर चुके हो। लेकिन एक सड़क पे चल रही है, आधी झुकी हुई बस है, सवारियों से भरी हुई है, वो बस नहीं है साहब, वो मौत लेके चल रही है। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर इस तरीके की घटनाएं ना हो, लोगों की जान ना जाए किसी और की गलती की वजह से, इसके लिए आप क्या तो सजेस्ट करते हो और क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से हमारे जो हेडक्वार्टर के निर्देशों के अनुसार इस बस बॉडी कोड को बड़ा सीरियसली लिया गया, और हमारे जो एडिशनल कमिश्नर कम RTO यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं उनको ये टास्क दिया गया और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको शुरुआत किया गया। धीरे धीरे हम लोग इस बस बॉडी कोड को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने बस का निर्माण या ट्रक का निर्माण कोड के हिसाब से करें। अभी आप लोगों ने देखा कि भांकरोटा कितना विभत्स कांड हुआ। उस बस के अंदर जो है कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। यदि उसमें इमरजेंसी एग्जिट होता तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। तो इस तरीके की जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो टेक्निकल लोगों की कमेटी द्वारा स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, AIS 52 जो बस का कोड है, AIS 119 जो स्लीपर बस का कोड है, उनकी पालना की जाए तो ऐसे होने वाली जनहानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जागरूकता की जरूरत है। हमने 108 बसों की RC सस्पेंड की, टिल देन इलीगल मॉडिफिकेशन इज नॉट रेक्टिफाइड। कल हमने एक बस पकड़ी है, उसी भांकरोटा के पास से गुजरती हुई, यहाँ करणी विहार थाने में जो बस पकड़ी है वो RC सस्पेंड होने के बाद भी चल रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।